नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आनंद सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल कच्चे तेल की गिरते कीमत के कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में WTI का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस ज़ीरो के नीचे जाने के कारण क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है बेसिकली। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसके बेंचमार्क्स क्या हैं। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि प्राइस क्रूड ऑयल का इतना क्यों फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे इतना क्यों जाता है। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसका क्रूड ऑयल का कंटिन्यूस गिरने के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे भारत को इस गिरते हुए क्रूड ऑयल के प्राइस के कारण क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इन एडवांस लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास में पहली बार 20 अप्रैल 2020 में हमने देखा अमेरिका में WTI क्रूड ऑयल का प्राइस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट $0 के नीचे नेगेटिव में चले गया, जो 306% डाउन जाके लगभग -$37 पर बैरल पहुंच गया था। ऐसा क्या हो गया सडनली जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में इतना बड़ा भूकंप आ गया प्राइसिंग में। क्रूड ऑयल कच्चे तेल, जिसे हम काला सोना भी कहते हैं, हमने इतिहास में देखा इसी क्रूड ऑयल के कारण बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे से युद्ध किया है, ट्रेड वॉर किया है और एक दूसरे के सामने बहुत बार जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी देखे हैं। बट आज अचानक ऐसा क्या परिस्थिति आ गई है जिसके कारण ये ज़ीरो के नीचे भी हमें देखने को मिल गया है। दोस्तों, इसके मेन कारण पहला है ऑब्वियसली कोरोना वायरस कोविड-19 का रीज़न, एक मेन रीज़न है जिसके कारण ये कि पूरी दुनिया आज लॉकडाउन में है, हर तरफ बंद है, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा पा रहा है, ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, ना फ्लाइट चल रही है, ना शिप चल रहे हैं, ना कार ट्रक बसेस, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ना कोई इंडस्ट्री चल रही है। अब जिसके कारण ये हुआ है कि कंजम्पशन ज़ीरो के बराबर, ना के बराबर है। अब जब ओबियसली कंजम्पशन नहीं है और सिर्फ सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा क्रूड ऑयल का, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस का गिरना तय है, वो भी जब ज़ीरो का कंजम्पशन की हम बात करते हैं। डिमांड, दूसरा पॉइंट इसका कारण है डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस होना। फ्रेंड्स, कोई भी कमोडिटी का जो इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कभी डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे हो सकती है, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि हो सकता है 10% 15% डिमांड या कंजम्पशन में कम हो और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिर सकता है फॉर एग्जांपल। बट आज की तारीख में डिमांड या कंजम्पशन ज़ीरो है। जैसे इमेजिन करिए अगर ज़ीरो कंजम्पशन अगर 1-2 महीने के हैं तो कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन के कारण इसका प्राइस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर आना ही था। और ऐसा नहीं कि आज की तारीख में हमको ज़ीरो दिख रहा है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली हम बात कर रहे हैं मई मंथ का। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो अमेरिका का WTI जो है उसका ज़ीरो है के नीचे चले गया था सिर्फ 20 अप्रैल 2020 में। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, ट्रेड वॉर। क्रूड ऑयल का ट्रेड वॉर हमने रिसेंटली देखा है, जहां ओपेक कंट्री का जो लीडिंग है, सऊदी अरेबिया हो या रशिया हो और अमेरिका के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट कहीं ना कहीं नहीं बन पाया था प्रोडक्शन कट करने के कारण। ये जानते हुए भी कि कोरोना वायरस के कारण कंजम्पशन सारी दुनिया में नहीं है, कम है, फिर भी इन लोगों ने आपसी सहमति नहीं बना पाया, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बन पाया, जिसके कारण ये हुआ फ्रेंड कि ओवर प्रोडक्शन एंड सप्लाई हुए जा रहे थे। इसी को कहते हैं हम ट्रेड वॉर बेसिकली, जहाँ एक दूसरे कंट्री अपने आप का प्रोडक्शन इंक्रीज किए जा रहे थे और सप्लाई किए जा रहे थे मार्केट में, हालांकि जबकि कोई कंजम्पशन नहीं था, जिसका इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं क्रूड ऑयल की इतनी गिरती कंटिन्यूसली कारण है। फोर्थ पॉइंट ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेसिटी। चाहे वो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो या कंट्रीज हो, जो ऑब्वियसली दे की स्टोरेज कैपेसिटी वो अपना मुताबिक 1 महीने का या 1.5 महीने का कैपेसिटी रखते हैं कि कल को अगर कहीं ऊपर नीचे सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई में ऊपर नीचे होता है दे कैन स्टोरेज। बट क्योंकि लगातार ऑलमोस्ट मोर देन अबाउट टू बी 2 मंथ्स ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का कोरोना वायरस के कारण कोई कंजम्पशन नहीं, लॉकडाउन के कारण। अब सारे, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर्स हो, सारे की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट अब ज़ीरो के लेवल पे आ गया। मतलब इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ है, क्या सप्लाइंग मतलब है कि आप प्रोडक्शन बंद कर दें? क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर दिए तो वो उससे ज़्यादा लॉस होगा। एक बार जब आप कभी भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद करते हैं तो उसे रीस्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का उस पर आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपको फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है, नया हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मतलब
आ जाती है। फिर आपको पाइपलाइन जो करोसिव इन नेचर होता है उसको आप चेंज करना पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी होती है। यही रीज़न है कि कभी भी वो बंद नहीं करते प्रोडक्शन, भले ही वो प्राइस शॉर्ट टर्म में लॉस बेयर कर लेते हैं कंट्रीज या कंपनीज क्रूड ऑयल का, कि उनको मालूम है शॉर्ट टर्म में 1 महीना 2 महीने के लिए हो सकता है लॉस, बट वो कम नहीं करेगी और बंद नहीं करते हैं कभी प्रोडक्शन, क्योंकि उनके मालूम अगर एक बार प्रोडक्शन बंद हुआ तो हेवी लॉस होगा। जितना वो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट नहीं तो उससे ज़्यादा उनको मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाता है रीस्टार्ट करने के लिए, इसलिए कभी वो बंद नहीं करते हैं। मेजर ऑन पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई के इम्बैलेंस होने के कारण ये हमने ह्यूज फ्लक्चुएशन प्राइस में देखा, जहाँ कंजम्पशन नहीं है और प्राइस ओबियसली जीरो के बराबर ऑन एन एवरेज आ गया। आज के तारीख में ऐसा नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे कि इसके बेंचमार्क्स क्या हैं। कोई भी कमोडिटी हो, जैसे सोना का भी हो या चांदी का भी, हम देखते हैं एक बेंचमार्क होता है कि क्वालिटी ग्रेड, कि इसका ये है और ये क्वालिटी है और इसका ये प्राइस होते हैं। सिमिलरली जब हम कच्चे तेल को प्रोड्यूस करते हैं, जब निकालते हैं, वो समंदर में हो, सी के अंदर हो या फिर ज़मीन के नीचे से, तो उसकी बहुत सारे किस्म के ऑयल निकलते हैं, क्रूड ऑयल, जिसमें से 2 मेजर क्वालिटीज ग्रेड होते हैं जिसे हम बेंचमार्क बोलते हैं। एक WTI जो US में ज़्यादा ये होता है यूज़, एक ब्रेंट। नाउ WTI इज़ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स, और ब्रेंट होता है यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़ के लिए बेसिकली ब्रेंट यूज़ होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए ब्रेंट में सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, और ब्रेंट ऑयल जो बेसिकली होता है वो डीजल को प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ब्रेंट की कभी भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यू होती है, प्रीमियम कॉस्टिंग होती है देन WTI जो US में यूज़ होता है। अब वही WTI बेसिकली ये जो होते हैं WTI क्वालिटी मेजॉरिटी लाइक पेट्रोल प्रोडक्शन में यूज़ होता है बेसिकली। और इसकी जो होते हैं बेसिकली जो WTI US में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ब्रेंट और या WTI प्राइसिंग में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ ब्रेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है देन WTI प्राइस। बट जब कभी भी प्राइस क्रैश होती है, कम होती है, तो हमें इक्वल प्रोपोर्शनेट में दोनों में इक्वली देखता है। हालांकि गैप होता है प्राइस में, बट जब कभी मार्केट गिरती है चाहे 10% या 15%, तो प्रोपोर्शनेटली 10-15% दोनों में गिरावट हमें एट सेम लेवल अप्रॉक्सीमेटली दिखते हैं। कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट एट द सेम लेवल दोनों में होता है। ये 2 बेंचमार्क है WTI एंड ब्रेंट बेसिकली क्रूड ऑयल के। हम दोस्तों बात करेंगे प्राइसिंग पे। अब कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी वस्तु के अगर प्राइस हमें तय करना है तो उसके डिमांड एंड सप्लाई पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि यही निर्धारित करता है किसी भी वस्तु या कमोडिटी का प्राइस। जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जो इतना असेंशियल है क्रूड ऑयल, जहाँ हमारे लाइफ में चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे अभी रबर प्रोडक्शन में होता है, आपका पेंट इंडस्ट्री में होता है, सोप इंडस्ट्री में होते हैं, वैक्स इंडस्ट्री में होते हैं, बहुत टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कंपोनेंट में इसे रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। कच्चे तेल नहीं एग्जैक्टली, उसे थोड़ा बहुत रिफाइन किया जाता है, उसके मुताबिक जिसके बाई प्रोडक्ट होते हैं उसे यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेन कमोडिटी हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है, हमारे लाइफ में ये एक पार्ट है, मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए ये मेन कमोडिटी आता है क्रूड ऑयल। यही रीज़न है कि इसका इतना डिमांड होते रहता है। अब ये इसमें जो होता है फ्रेंड, हम जैसे देखते हैं कि डेली जब हम कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हम 10 लीटर 20 लीटर 100 लीटर लेते हैं, पैसा देते हैं, हम ले लेते हैं। बट इस तरह क्रूड ऑयल कच्चे तेल का इस तरह नहीं खरीदा जाता है डे टू डे लाइफ में डेली। इसकी प्राइस एक एडवांस में बुक कर दी जाती है, फिक्स की जाती है कंज्यूमर के थ्रू, जो खरीदता है और जो प्रोड्यूसर सप्लायर है उनके थ्रू, ताकि दोनों के विन विन सिचुएशन हो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए। क्योंकि डेली रेट फ्लक्चुएशन में अगर हम खरीदेंगे बेचेंगे दोनों का नुकसान हो सकता है। कभी जो बायर है अगर रेट ज़्यादा है तो उसे लॉस बेयर करना पड़ता है, कभी अगर कम हो गया तो बेसिकली कंज्यूमर सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर को लॉस को बेयर करना पड़ता है। तो विन विन सिचुएशन के लिए दोनों सप्लायर एंड बायर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है, मई मंथ का या जून या जुलाई 2-3 महीने एडवांस में उस महीने का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, और इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। और यही कारण था कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मई मंथ का 20 अप्रैल 2020 में WTI का अमेरिका में इसका प्राइस हमें नेगेटिव में दिखा, क्योंकि कोई लेने के लिए तैयार नहीं था मई मंथ का। और यही कारण था जब उसकी एक्सपायरी डेट हो रही थी उस दिन हमें 20 तारीख को उसका ड्रास्टिकली नेगेटिव में 306% गिर के अराउंड $37 पर बैरल पे हमने देखा था, क्योंकि फ्यूचर में डिसाइड होता है। और उस दिन उसे जब रिन्यू करने का था आया था डेट, उस समय कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं, कोई बायर ही नहीं थे। तब उस हालत में क्या करते हैं। अब दूसरा इशू इसमें है कि प्राइस में ओबियसली जो बात होती है
क्योंकि हम एडवांस में बुक करते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है बायर एंड सप्लायर दोनों को, कि अब एक बायर भी निश्चिंत होता है, एक फिक्स रेट है, अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो हम उसे बेच भी सकते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली अगर प्राइस ज़्यादा हम किसी और को भी बेच सकते हैं। कम हुआ तो एटलीस्ट हम जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, जो कंपनीज, हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है अभी प्राइस कम हो गया, आप ये कॉन्ट्रैक्ट तो रखिए, हम फ्यूचर में से एक्सटेंड करके जो भी रेट पे जाएगा बेच दीजिएगा। अब इसमें दोनों को विन विन सिचुएशन होता है, कहीं ना कहीं बायर का भी होता है और सेलर का भी एक कॉन्फिडेंट रहता है कि ठीक है अब इतना डिमांड है, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, हम बेच देंगे इसे डाउन द लाइन, चाहे 1 महीने या 2 महीने, जब भी प्राइस अप होता है तो इसका प्राइस इस तरह फिक्स की जाती है। एंड इसका डिमांड फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली होता है दोस्तों, जो डिमांड इसका सप्लाई, कहीं कोई कंट्री ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कोई कंट्री किसी महीने या किसी दिन कम होता है, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिपेंड ऑन कंजम्पशन एंड एवरीथिंग। दोस्तों हम अब चौथी पॉइंट पे बात करेंगे कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है गिरते हुए क्रूड ऑयल का। फ्रेंड्स, बहुत सारे इकोनॉमी ऐसे हैं जैसे गल्फ कंट्रीज हो गए, ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्री, और छोटे बड़े बहुत सारे कंट्रीज जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब ये है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं और उनसे उनकी इनकम होती है और उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। उनका जॉब ओरिएंटेशन या जॉब जो होता है बेसिकली मेजॉरिटी ऑन ऑयल एंड गैस या एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा होते हैं मेजॉरिटी, सो दैट दे प्रोड्यूस, दे सेल इन द मार्केट एंड दे गेट इनकम एंड दे रन देयर ओन कंट्री, और उनकी कंट्री की इनकम होती है। बट अभी रिसेंटली अगर ऑयल कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, किसी भी कंट्री के लिए एक प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जैसे हम रशिया के लिए रफली अराउंड बोलते हैं अराउंड $45 हो, या यूएस के लिए हम $55 पर बैरल बोलते हैं। गल्फ कंट्रीज़ के लिए हम अराउंड $20 to $25 पर बैरल बोलते हैं, कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। अगर प्राइस क्रूड ऑयल का प्राइस अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से कम है तो कोई भी कंट्री कितने दिन तक इसको बेयर कर सकती है लॉस पे, क्योंकि इससे $1 बिलियन लॉस एवरी डे होता है उनको। और कोई भी कंट्री, देखने वाली बात होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो सकता है उनके पास फंड रिजर्व है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अब इससे कारण क्या होता है कि आप सिर्फ ना उस लॉस को बेयर करते हैं, आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज़ को एज वेल, क्योंकि वो बहुत सारे कंपनीज, छोटे बड़े कंपनीज जो होते हैं वो लोन लेके, हेवी लोन लेके रखती है, जिसके कारण अगर ये इसी तरह चलता रहता है तो ऑब्वियसली बैंक करप्ट हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, वो लोन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस कंट्री की इकोनॉमी पे हिट होती है, जॉब लॉस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। परचेसिंग पावर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो बाकी चीज़ खरीदते हैं। जब हम इनकम करते हैं, हम इनकम कमाते, पैसे कमाते हैं, हमारी परचेसिंग पावर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, हम सामान खरीदते हैं रेगुलरली। अगर वही बंद हो गया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डिसीजन में जाएगा कंट्री, और वो ग्लोबल पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आज की तारीख में हर कंट्री एक दूसरे से लिंक है। एक कंट्री, एग्जांपल के लिए 2008 में हमने अमेरिका का देखा था फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण एक बैंक को कोलैप्स होने के कारण अमेरिका रिसेशन में गया था, उसके साथ साथ हम बाकी कंट्री भी रिसेशन में गए थे। ये इम्पैक्ट होता है। दोस्तों हम बात करेंगे अब हमारे इंडिया पे किस तरह इसको बेनिफिट मिलता है। क्वाइट ऑब्वियस, इंडिया इज़ द इम्पोर्टिंग कंट्री। हम इंपोर्ट करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, हम प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर जितने ज़्यादा कम क्रूड ऑयल का प्राइस होगा उतना ज़्यादा बेहतर इंडिया के लिए है, और हमें इसी का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हमने देखा 2019 में लगभग अराउंड 120 करोड़ बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल का। आज के तारीख में जब उनमें 60 to 70% आज प्राइस कम है, तो ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं मे बी 40 to 45 बिलियन डॉलर का हमें 40 to 45 बिलियन डॉलर का हमें बेनिफिट हो सकता है। बट पैरेलली एक पॉइंट है बोलना चाहता हूँ, यूएस एंड रुपी का डिप्रिशिएट कंटिन्यूस होना भी कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे कम कर सकता है, क्योंकि हम डॉलर में पे करते हैं, जिसके कारण ये हो सकता है कि हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो, क्योंकि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट होता है तो बेसिकली हमें फाइनेंशियल करंट अकाउंट डिफिशिएट पे भी हमें बैलेंस शीट मेंटेन करने का मौका मिलता है। अब यह दूसरी बात है कि गवर्नमेंट इस प्राइस के कम होने के कारण नॉर्मल पब्लिक पे पास ऑन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जब हम पेट्रोल प्राइस कितना भी, क्रूड ऑयल कितना भी गिर जाए, फिर भी हमें अराउंड 70 to 75 रुपीज़ पर लीटर हम खरीदते हैं। स्टेट टू स्टेट डिफर हो सकते हैं। रीज़न है दोस्तों, क्योंकि उसमें होता है एक तो ऑब्वियसली बेस प्राइस, जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, HPCL, BPCL है, जो है वो रिफाइन करती है, खरीदती है, रिफाइन करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। उनका बेस प्राइस होता है, फिर उस पर GST लगता है, उसके बाद
वैट लगते हैं, उसके पास एक्साइज ड्यूटी लगती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के मिला उला के, फिर पेट्रोल पंप का ब्रोकर का फी उनका होता है, तो सब लगभग मिला के 70 से 75 रुपये आपको यही देखने को मिलते हैं। बट फिलहाल आज के तारीख में मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट अगर इस पैसे को थोड़ा बचा लें और वो नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पैराडाइम के कारण अभी हम जो कोरोना वायरस के कारण कंपनी लॉस में जा रही है, कंट्री इकोनॉमिक लॉस में जा रही है कंट्री से, क्योंकि सब बिजनेस ठप हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ पैकेज यूज़ करके पुअर पीपल को शायद दे दे या रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, क्योंकि वहीं से हमारा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मोर डिपेंड ऑन रूरल कंजम्पशन, क्योंकि अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन आइदर ऑन मेजॉरिटी ऑन द रूरल ओनली। तो जब हम अगर बात करते हैं जब रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा तो बेसिकली ये कंजम्पशन लेवल हर चीज़ की बढ़ेगी, चाहे वो छोटे छोटे बिस्किट से लेके मशीनरीज हो या फिर सोप्स हो या कॉलगेट हो, अब डेली यूज़ करने वाला यूटेंसिल हो, व्हीकल हो, सब कुछ बढ़ता है। दोस्तों आज के बस यहीं तक वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।